राम राम भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से मैं कुमार संजू सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने एसआर कोचिंग क्लासेस में। आज टेस्ट सीरीज नंबर 4 है और जो एकदम धुआंधार होने वाली है। पूरा का पूरा जो टेस्ट आप देखेंगे तो पाएंगे सब एक से एक बढ़ करके इसमें जो है क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है। और मेरे हिसाब से ना तो इसमें तो आप समझ लीजिए एकदम बखियां उधड़ने वाली हैं। ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को लगाएंगे, कितने नंबर आ रहे हैं 30 में से वो हमें बताएंगे, है ना? क्योंकि माहौल बनाना है 2025 में, है ना? ये हमने ठाना है। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भैया जी, इन विच वर्क्स रिस्पॉन्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज रिटन बाय कॉलरिज। प्रश्न ये कह रहा है कि मिस्टर कॉलरिज महोदय जी ने टू विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोएम लिखी थी। वो विलियम वर्ड्सवर्थ के किस वर्क के रिस्पॉन्स में इसको लिखा गया था? तो भैया जी ऑप्शन है पहला लाडोमिया, ऑप्शन नंबर बी है द प्रेल्यूड, और ऑप्शन नंबर सी है ओटी ड्यूटी, एंड ऑप्शन नंबर डी है द थॉर्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को मेंशन कीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा द प्रेल्यूड। ठीक है, द प्रेल्यूड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, इनका लेवल आप देखेंगे। आपको जितनी भी मार्केट में किताबें हैं या जो आपके पास किताबें हैं जिससे आप पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पर 110% एक अलग ही ट्रेंड दिखेगा इन क्वेश्चंस में। तो यहाँ पूछा गया है हु कॉल्ड द प्रेल्यूड, ठीक है, एज अ प्रोफेटिक ले। प्रोफेटिक ले जो है, एक मिनट प्लीज, ये क्या हो गया? चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे द प्रेल्यूड की ना। तो द प्रेल्यूड जो है उसको द प्रोफेटिक ले किसने बोला है? तो क्या इसमें वो C.S. लुइस है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, क्या फिर सैमुअल जॉनसन है जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है, या फिर T.S. एलियट है जो ऑप्शन नंबर सी में है, या फिर कॉलेज है जो ऑप्शन नंबर डी में है? तो भैया जी इसमें कौन से होंगे? किसने बोला है द प्रेल्यूड को प्रोफेटिक ले? तो इसका राइट आंसर होगा भैया जी एस.टी. कॉलेज, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हैं एस.टी. कॉलेज, जिसमें जिन्होंने प्रोफेटिक ले बोला द प्रेल्यूड को, ये और कोई वर्क नहीं था बल्कि टू विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम जो है उसमें आपको टेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये सीधा का सीधा स्टेटमेंट मिल जाएगा। देखो ध्यान रखना है, दोनों प्रकार से क्वेश्चन को समझना है कि एक तो कि प्रोफेटिक ले किस वर्क को बोला है एस.टी. कॉलेज ने, है ना। तो आपको ध्यान देना है द प्रेल्यूड। अब अगर ये प्रश्न आ जाए कि प्रेल्यूड को द प्रोफेटिक ले किसने बोला है, तो आंसर हो जाएगा एस.टी. कॉलेज। दोनों याद रखने हैं। अगला आप देख रहे होंगे इसमें पूछा गया है विच इज नॉट एन एक्सट्रैक्ट। देखो प्रश्न को सही से पढ़ना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपने देखा होगा एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा हो जाता है कि हम मिस इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं और सही से इसको पढ़ते नहीं है। तो क्या होता है फिर हमको क्वेश्चन समझे में नहीं आता पूछ क्या रहा होता है, जबकि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा होता है। लेकिन क्या होता है बहुत कई टाइम हमको सही से पढ़ने की जरूरत होती है। तो पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे कि पूछ हमसे क्या रहा है। तो यहाँ पर हमें जहां पर नॉट लिखा उसे पहले से हमें मार्क कर लेना है कि इसमें पूछा कौन सा नहीं है, यानी कि मतलब 3 है एक नहीं है। तो कौन सा एक्सट्रैक्ट जो है वो टू विलियम वर्ड्सवर्थ से नहीं लिया गया है, ठीक है ना। ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है। इस बार के पेपर में आप मान लो मेरे हिसाब से 2025 में 110% इस वाले वर्क से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसलिए इसको खा जाओ चबा जाओ निकल जाओ, पेपर में बोल देना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो तो यहाँ लिखा है एक्शन एंड जॉय एन ऑर्फिक सॉन्ग इन डी, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है सेज बर्ड इम्पेयर द मेमोरी ऑफ दैट आवर। अगला है ओ फ्रेंड माय कंफर्टर एंड गाइड। चौथा है टीचर ऑफ द यूनिवर्स। तो इसमें कौन सा एक्सट्रैक्ट जो है वो नहीं लिया गया है टू विलियम वर्ड्सवर्थ से? तो मैंने आपको इससे पहले बता दिया था कि टू विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ पोएम which was composed by Samuel Taylor Collins, and through this poem Samuel Taylor Collins attributes to William Wordsworth। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें टीचर ऑफ द यूनिवर्स नहीं बल्कि टीचर ऑफ द गुड लिखा गया, ठीक है ना। अभी ध्यान देना, अगर इस तरीके से प्रश्न बना दिया जाए who called William Wordsworth as his friend, comforter and guide, तब भी आंसर हो जाएगा एस.टी. कॉलेज।
अब अगर ये आ जाए कि भाई whom S.T. Collins referred as a सेज बार्ड, किसको बोला है, तब भी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। कॉलेज ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लगाया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। सही से एक बार देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, सब नोट कर लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट भैया जी ट्रू नहीं है, इसके बारे में मिल्टन, यानी कि 4 ऑप्शन में आपके 4 अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर पुराने टेंट पर में पेपर हो रहा होता तो फिर हर एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होता, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट के पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार से ऐसा नहीं है, उसमें से पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है या फिर कौन सा सही है, इस तरीके से पूछ रहे हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो चलिए देखते हैं कौन सा गलत है भैया। लिखा है इन मार्च 1647 मिल्टन वॉज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग टू द काउंसिल ऑफ स्टेट। दूसरा है मिल्टन वैगोरसली डिफेंडेड क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट इन आइकोनोक्लास्ट, या फिर जिसको हम इमेज ब्रेकर बोलते हैं, ये है। तीसरा है मिल्टन डाइड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम गाउट, ये है। चौथा है मिल्टन रेफर्ड टू हिज प्रोज वर्क्स एज द अचीवमेंट ऑफ हिज लेफ्ट हैंड। तो इसमें कौन सा गलत है, तो देखिए ये बात तो सही है कि मिल्टन को एज ए सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग अपॉइंट किया गया था, तो इतना तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डेट आप यहाँ पर देखेंगे ये गलत लिखी है, ठीक है ना, इसलिए ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। तो प्रश्न अगर इस तरीके से बना दिया जाए, इनमें से कौन सा राइटर है हु वाज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग, तो आंसर हो जाएगा मिल्टन। एक तो ये हो गया। दूसरा है इन विच वर्क मिल्टन वैगोरसली डिफेंडेड द क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट, किस वर्क में जो है मिल्टन जी ने क्रॉमवेल की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, डिफेंड किया है, तो आंसर हो जाएगा आइकोनोक्लास्टिस जो 1649 में है, जिसका दूसरा टाइटल क्या है, इमेज ब्रेकर, ठीक है ना, मूर्ति भंजक बोलते हैं जिसे, ठीक, ये हो गया। तो आइकोनोक्लास्ट का दूसरा नाम पूछा जाए तब भी आपके लिए इंडिविजुअल स्टेटमेंट में आ गया है कि नहीं है, किस वर्क में इनको जो डिफेंड किया है क्रॉमवेल की गवर्नमेंट को, तो आंसर हो जाएगा आइकोनोक्लास्ट, ये हो गया। फिर तीसरा कह रहा है कि भाई इनकी डेथ कैसे होती है, तो गाउट से होती है, भी सही है। इनकी जो इन्होंने जो प्रोज लिखा है जिसमें पोलेमिक्स वगैरह लिखे हैं, कई सारे ट्रैक्ट्स लिखे हैं, तो उसको इन्होंने अपने लेफ्ट हैंड का काम माना, मतलब हम लोग बोलते हैं ना मेरे तो बाएं हाथ का कमाल है, तो ये अपने प्रोज को बोलते हैं, ये मेरे प्रोज लिखना मेरे बाएं हाथ का कमाल है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। चलो बेहतरीन, यू आर सो स्मार्ट ना। अगला पूछा है फिर भैया इसमें जो है, ये तो वही रिपीट हो गया, चलिए। हाँ, इसमें पूछा है कि विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज नॉट एसोसिएटेड विद थॉमस यंग। ये भाई साहब ये रहा एकदम गदर मचा देने वाला क्वेश्चन, छाप लो इसे, छाप लो इसे, छाप लो भाई। इसमें पूछा है कौन सा वर्क जो है वो थॉमस यंग मैन से यानी कि यंग से एसोसिएटेड नहीं है, और थॉमस यंग क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए, ये है ट्यूटर, किसके, मिल्टन महोदय के, ठीक, वहां लिखा हुआ है। अब देखिए स्मैक्टमेनस ऑफ रिफॉर्मेशन, एलेजिया क्वाड्रा, या फिर नन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम ए टू सी ऑल दीज 3 वर्क्स आर एसोसिएटेड विद थॉमस यंग, और वी कैन से द ट्यूटर ऑफ जॉन मिल्टन, एंड व्हाइल द डी इज द राइट ऑप्शन, डी जो है वो सही हो जाएगा। तीनों को तीनों जो है आपको ध्यान रखना है, ये थॉमस यंग से एसोसिएटेड है, एकदम कंफर्म, इसको छाप लो। अगला फिर पूछ रहा है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है स्टेटमेंट जॉन मिल्टन के बारे में। देखो मैंने आपसे बोला था ना, पहले मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि आपका जो सिलेबस है, आपके जो 4 राइटर है ना, उनको मैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही रिवाइज करवा दूंगा, है ना। तो आप इसीलिए देख रहे हैं मैं इस प्रकार के प्रश्न डिजाइन कर रहा हूं, ताकि अगर इंडिविजुअली आ रहा है तब भी आप आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में तो दिए ही है कि नहीं है, और अगर कंप्रीहेंसिव वे में आ रहा है तब भी आप मोए मोए नहीं करेंगे, है कि नहीं, तुरंत हो जाएगा, है ना। और आपको पता है जब तक नौकरी मिलेगी नहीं तब तक ब्याह नहीं होगा, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। चाहते हो कि शादी हो जाए, घर परिवार आपका हो, सब सुखी जीवन रहे, तो पढ़ना पड़ेगा नहीं। चलो वेरी गुड। तो यहाँ देखते हैं रिसीव्ड द बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन 1629, यानी कि बीए की डिग्री मिलती है 1629 में, फिर मास्टर्स ऑफ आर्ट की डिग्री मिलती है 1631 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी बता रहा है कि मिल्टन में हैव बीन कॉल्ड द लेडी ऑफ क्रिस्ट, लेडी ऑफ क्रिस्ट को बुलाया जाता था कि नहीं बुलाया जाता था। चौथा ऑप्शन है एपिटैफियम डेमोनिस, तो ये जो है बेसिकली ये इनके फ्रेंड थे चार्ल्स डेडेटी, उनकी डेथ पे लिखा गया है। तो कौन सा है इसमें आंसर सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि ये 1631 नहीं है, ये आंसर हो जाएगा 1632 इज द राइट आंसर। चलो बढ़िया।
अब इसमें लिखा गया है, इसे आपको समझना है भैया जी। हु सेड अबाउट जॉन मिल्टन अ लिटिल हैवी बट नो लेस डिवाइन। ये किसने बोला है? ये थोड़ा सा लिटिल हैवी है लेकिन डिवाइन से कमो नहीं है। तो आंसर क्या होगा? कॉलेज है कि मार्क पैटिसन है या फिर लॉर्ड बायरन या फिर लेविस है? क्या आंसर होगा जरा कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, देखो और बताओ। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। ठीक। हाँ देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पीजीटी का भी टेस्ट सीरीज हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं मैक्सिमम जो है टीजीटी को कवर करा लूँ, उसके बाद फिर आपका पीजीटी का शुरू होगा, ठीक है ना। और अगर जितने भी मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अगर उसमें आपको कोई संदेह है, क्वेरी है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को एंटरटेन किया जाएगा। देखो ह्यूमन एरर है कहीं ना कहीं पर। अब जब जानते हैं आयोग 5-5 क्वेश्चन डिलीट कर देता है, एक से एक एक्सपर्ट बैठे होते हैं, किताबें खोल के पेपर बनाते हैं, जब उनसे भी गलती हो सकती है तो गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, नॉर्मल चीज है, ह्यूमन एरर है। लेकिन कोशिश करेंगे कि लेस एरर्स हो, है ना, और कोशिश करेंगे बिल्कुल ही ना हो। इन एनी केस अगर हो भी जाती है तो प्लीज सॉरी फॉर दैट इन एडवांस। चलो, हु सेड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज एडमायरेबल। चलो बढ़िया बात है, ये तो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट एडमायरेबल है। बट एम आई देयरफॉर बाउंड टू मेंटेन, और मुझे मेंटेन करना भी है, इसके लिए मैं बाउंड हूं, that there are no flat amongst his elevations। उसके elevation में कोई भी ऐसी चीज नहीं है फ्लैट हो। when it is evident that creeps along sometimes for above 100 lines together। तो ये किसने बोला है? तो याद रखना, पैराडाइज एडमायरेबल बोला गया है, इतना इंपॉर्टेंट लगा लो। बाकी इतनी मोहमाया नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी देख लो इसमें कौन कौन ऑप्शन है, बायरन है, ड्रैडन है, जॉनसन है, मैकाले है। तो क्या आंसर क्या होगा इसका? राइट, ठीक है ना। चलो भैया जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच वर्ड दीज लाइंस अकर ऑनेस्ट डीड्स सेट अगेंस्ट डिस, क्या लिखा है? हाँ, डिसऑनेस्ट वर्ड। इसमें पूछा गया है कि जो भैया ऑनेस्ट डीड्स मतलब ईमानदारी वाले जो काम होते हैं वो सेट हो जाते हैं अगेंस्ट द डिसऑनेस्ट डीड वर्ड्स। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो कोई जो बुरा शब्द आपके बोल रहा है तो ये अच्छे काम उस पर हावी हो जाएंगे ना। तो इसमें किसमें बोला गया है? अपोलॉजी फॉर स्मैक्टिमनस में बोला गया है, या फिर ऑफ एजुकेशन में, ऑफ रिफॉर्मेशन में, ऑफ पैरालिटिकल में। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आदमी कहाँ निशान लगाएगा, कौन सा जो है तुक्का मारेगा? इसमें तुक्का ही मारना है, पता तो होगा नहीं आपको। कहाँ मारोगे? आदमी लगाएगा पहले, या तो लगाएगा बी। हाँ यार, एजुकेशन वाली बात अच्छी बात है, बोल रहा था एजुकेशन लगाओ यार। नहीं नहीं यार, तुम्हें तो ऑनेस्ट ऑनेस्ट की बात कर रहा है तो शायद सुधारात्मक बात होगी, लगाओ इसमें, ठीक है। लेकिन ये कोई भी ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसका आंसर नंबर ए होगा, ठीक है। देख लो गर्दा उड़ जाएगा तुम्हारा। बेहतरीन है इसमें। अब ये देखो आया, देखो फ्लूइड को आप लोगों ने कितनी बार पढ़ा होगा, सर ने भी आपको, आपके सर ने भी आपको पढ़ाया होगा। लेकिन दिक्कत जानते हैं क्या होता है? कौन कितना माइन्यूटली पढ़ता है, किस प्रकार से टेक्स्ट को ऑब्जर्व करता है, इट डिफर्स ऑन द इंडिविजुअल पर्सन, है ना। हाउ यू ऑब्जर्व द टेक्स्ट, हाउ यू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट एंगल्स, है ना। तो अब ये पूछ लिया गया, आपने, आप में से बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा, दिया गया होगा। अगर ध्यान दिया होगा तब तो इसको आंसर बता देंगे, नहीं दिया होगा तो फिर आप मोए मोए आपकी हो ही जाएगी। इससे पूछा है कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे द प्रील्यूड बुक फर्स्ट जो है वो शुरुआत करती है, क्या वो वाज है, विद है, व्हाट है, वेयर है। मैंने आपको बताया था जब कोई वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसकी छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना होता है। याद करो, कई बार ऐसे प्रश्न आता है, एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम में प्रश्न आया था कि इसमें कितनी बार जो है सिमिली प्रयोग की गई है। एक में प्रश्न है, एक जो नाम है राफेल, आपने सुना होगा रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस जो है, इसमें डिपेंडर होता है प्रापेंडोल, उसका कितनी बार नाम आया है। अब प्रश्न तो वाकई बढ़िया है, क्योंकि अगर आपने माइन्यूटली इसको पढ़ा है और हालांकि पीयू में पढ़ाया भी गया है तो आप कर पाएंगे, वरना क्या होगा, तो रखते तो सुनना हो जाएगा, लेवल लेवल करते रह जाओगे। चलो, तो इसका राइट आंसर होगा भैया जी वॉच, ठीक है, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें ये डज नहीं है, ये डजंट नॉट नहीं है, ये थोड़ा गलत है। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि जो फ्रेज है नेक बॉय, ये कहाँ से दिया गया, बस इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ओडन इंटीमेशन है, द प्रील्यूड है, लिरिकल बैलेड है, या फिर माइकल है। तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रील्यूड। कभी कोई फ्रेज पूछ लेते हैं। अब इसमें पूछा गया है, अच्छा ठीक है, ये इस तरीके से दिया था।
व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ मिस्ट्री नॉवेल, कहने का मतलब समझो मिस्ट्री नॉवेल का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन को थोड़ा मतलब सही से मार्जिन सेट नहीं हुआ है इसलिए ऐसे दिख रहे हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1 पर है अ हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव स्टोरीज, ठीक है। नंबर बी पे है वॉर्डिनेट्स, नंबर 3 पे है थ्रिलर और नंबर डी पे है हॉरर। तो इसका आंसर क्या होगा देख के बताइए, पढ़ा हो तो बताइए। और कहीं से नहीं और कहीं से नहीं, ये आपकी एम.एच. अब्राहिम की जो किताब है वहीं से ली गई। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो बता पाएंगे, है ना। मुझे नहीं लगता कि आपने इसको सही से देखा भी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है, व्हाट यूनिट्स। अब यहाँ पूछा गया भैया है, ये आपको भरना है, यहाँ पे लिखा है डेजिग्नेट्स एनी नॉवेल। इसमें तो बताना है कि किस प्रकार का कोई नॉवेल है या फिर कोई स्टोरी है। कोई एनी नॉवेल दैट फीचर्स अ रैपिड सीक्वेंस ऑफ सेंसेशनल, एक ऐसा नॉवेल जिसमें लगातार आपको सेंसेशनल इवेंट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। सच नॉवेल रिप्रेजेंट्स हियर ब्रीड स्केप्स, बाल बाल बचने वाली चीजें होंगी। कहाँ से आप, प्रोटागोनिस्ट फ्रॉम रिलेंटलेस एंड टेरिफाइंग पैरासूट्स और सिनिस्टर इनिमीज। मतलब इसमें आप पाएंगे इसमें जो प्रोटागोनिस्ट होता है वो बार बार बाल बाल बच जा रहा है, ठीक है ना, है ना। और सेंसेशनल इवेंट्स लगातार होंगी। तो किस प्रकार का मतलब इसमें कौन सी चीज होगी, क्या वो डिटेक्टिव स्टोरीज है या थ्रिलर है या मिस्ट्रीज नॉवेल है या फिर डी है। तो भैया जी ये आपकी बैटरी बैठ गई, आप कहाँ लगाएंगे, ये लगाएंगे मिस्ट्री नॉवेल पर, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा बी, थ्रिलर। किसी को कोई डाउट संदेह हो लिवर लिवर मत करना, सीधे पहुंच जाना एम.एच. अब्राहिम किताब उठाना, वहां पर आप जो है कर्रे से देखना, आपको वही पूरे का पूरा डिक्टो ये मिल जाएगा, ठीक। इतने क्लोज ऑप्शंस आपको काहे दिए गए हैं, ताकि तुक्का ना लगे आपका, समझ में आई बात। तुक्का उक्का नहीं होगा, तुक्का पे भरोसा नहीं करना है, जब पूरा कदे कंठस्थ हो उसी पे भरोसा करो, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन 100+ वालों का ही होगा। पहले चिल्ला रहा हूं अभी से, ठीक है। ये मत समझना लड़के बहुत पढ़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं तो चिरअनंत काल तक पूरा का पूरा, मैं तो कह रहा हूँ भाई 120 125 का पूरा टारगेट बनाओ, तब जाकर के पहुंचेंगे 105 108 107 पर ना, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाली है। और बाद में फिर ये मत कहना मुझसे कि सर जी लो मेरा हुआ ही नहीं, मेरे 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से हुआ। देखो यार ये फिर जब आप बोलते तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, और आपको तो नहीं लगी रहा होगा। कितने लोगों की उम्मीद है आपके ऊपर, कितने लोगों के जो है उजाला है आप, है ना। ये बहुत ज्यादा हाई टाइम है अपने आप को पूरा झोंक देने का। जब आदमी फेलियर होता है ना, बहुत निराशा होती है, बहुत लोग ज्ञान देने के लिए आते हैं वहां पर, है ना। उस समय आपको एंटरटेन नहीं करेगा कोई, बात समझ रहे हैं। ये जो जब ये वो मोमेंट होता है जब आप लिस्ट में नाम देखते हैं और आपका नहीं होता है, फिर आप अपना जो मनोदशा है ना उसको किसी को बता नहीं सकते, और कोई आपको एंटरटेन भी नहीं करेगा, है ना। बाद में आप बोलेंगे यार हम जानते थे यार, ये दिन भर घूमता रहता था दोस्तों के साथ वहां बैठता था, है ना, ये पढ़ता उड़ता थोड़ी है, ये खाली माँ बाप को जो अंधेरे में डाल रहा है। फिर आप भी कुछ नहीं कर सकते, जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके पास तो कुछ जवाब देने के लिए है ही नहीं। अगर जवाब देना है, उचित समय है ये, लगातार पढ़ते रहो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। और सिस्टमेटिक ढंग मतलब कैसा, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे पढ़ो मिल्टन, अगले घंटे पहुंच गए शेक्सपियर के पास, फिर पता लगे कि एक दिन शेक्सपियर पढ़ लिया, मिल्टन पढ़ लिया, अगले दिन पहुंच गए तुम सीधे सीधे वर्dsworth के पास। ऐसे पढ़ोगे जिंदगी में घूमते रह जाओगे। अब खाली जो मार्केट की किताबें चल रही ये खाली नहीं पढ़नी है, गल्ला कर खाली ये पढ़ते रहेगा ना तो पछताने का टाइम वो नहीं मिलेगा तुम्हें, बस समझ लेना, बुझा नहीं पाओगे लोगों को। इसलिए पूरा एक स्ट्रेटेजी बनाओ, इंडिविजुअल राइटर को जब तक खत्म नहीं कर लेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। बार बार चिल्ला रहा हूं, जो पीजीटी की जो तैयारी करते हैं वो लिटरेचर को उड़ाएं, जो टीजीटी कर रहे हैं उनको ग्रामर, ग्रामर का मतलब लर्निंग पोर्शन, है ना, विद ग्रामेटिकल रूल्स, इडियम फ्रेज, वन वर्ड, होमोफोन्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब आना चाहिए, प्रेपोजिशन सब, है ना। और भी प्रोवर्ब्स भी, बात समझ में, सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल, एनिमल्स, उनके क्यूब्स, ये सब पता होना चाहिए। सिंपल कॉम्प्लेक्स वो तो ग्रामर में आपका है ही। जब इतना अच्छे से कर लेना, है ना, जब आप कहीं टेस्ट सीरीज लगाओ, बोले यार ये अच्छा बात, ये क्वेश्चन ये तो मुझे आता है, अगला अरे यार ये भी हमें पता है, तो समझ लेना अब आपका दिन आ गया है और अब आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। जिस बंदे ने मेरा टेस्ट लगा लिया, 30 में से जिस बंदे के 25 हो गए, तो ये मान लेना कि उसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है।
और जिसको मैंने कह दिया इसका होएगा तो उसे कोई आज तक रोक नहीं पाया, ये कंफर्म है। क्योंकि मैं जब तक नहीं बोलता हूँ, जब तक मैं नहीं देख लेता हूँ कि तुम्हारा तैयारी कहाँ तक, किस लेवल तक है ना। फटियाते रहे अभी यही में, तो फिर हो गया आपका काम। अब मैं आपसे ये थोड़ी पूछूंगा कि यार इसमें जो है सिमली कौन सा है, मेटाफर कौन सा है, एलिट्रेशन कौन सा, ये सब नहीं है। ये पूछ लूंगा तो फिर आपने क्या सीखा, बात समझ रहे हैं। मैं तुमसे अभी ये पूछ लूं कि पैराडाइज कब पब्लिश हुआ, समथिंग एगोनिस्ट कब पब्लिश होता है, कॉमर्स कब आता है, पेंजरोसो ये सिस्टर्स पोएम कौन कौन सी हैं, तो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ यार, जो तुम्हें पता है वही मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हारा फायदा क्या है। फायदा तो आपका जब है ना, जब कोई टीचर आपको कुछ नया बताए, यार इतना सा है 10% आता है आपको 20% में कन्वर्ट कर दे, है कि नहीं है। लास्ट का आप समझ लो 60-70% सभी तैयारी करते हैं भाई साहब, लास्ट का 10% अगर किसी बंदे ने नया पढ़ा है ना, बस हो गया काम उसका, वही करना है काम, वही काम करो। चलो बहुत ज्ञान दे दिए यार। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज सेड टू बी द फीचर दैट वीकेंड द मोस्ट पोएट्री बिटवीन एंड द लेटर राइटिंग ऑफ। यहां पूछा गया है जो द डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, बेसिकली इसके बारे में माना जाता है कि ये एक फीचर है जिसने क्या किया है, पोएट्री को वीक कर दिया है। तो किन किन राइटिंग के माध्यम से जो डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है वो देखने को मिला है। तो अब क्या आपके पास ऑप्शन है, वेबस्टर एंड मिल्टन है, ईट्स एंड मिल्टन है, जॉनडन एंड मिल्टन है, या फिर बेन जॉनसन एंड मिल्टन है। तो इसमें तो आपकी सीडी फंस गई, हम जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा भैया जी, बी। देखो पहले यहाँ पर लिख लेना मिल्टन और यहाँ लिख लेना ईट्स, ठीक है ना, क्योंकि ईट्स मिल्टन और कोई ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको लगाना यही पड़ेगा, भले ही ऑर्डर आपको आगे पीछे हो। ये पहले बता दो, बाद में कुकू कुकू में लेवल लेवल मत करना, ठीक, पहले ही। अब आपको बताना है कि डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म जो है ये बेसिकली किसने कॉइंड किया है, किस वर्क में कॉइंड किया है, और कौन कौन लोग जो हैं डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को लीड किए हैं, जिनके वर्क में डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी देखने को मिलता है कि नहीं। हाँ, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को मतलब ऐसा समझो यार, आपको सफलता पानी है, बात समझ रहे हैं। सेंसिबिलिटी आपकी क्या कह रही है, सेंस आपका कह रहा है कि यार मेरे को पीजीटी में या फिर टीजीटी में क्या करना है, मेरे को टॉप मारना है, राइट। अब टॉप मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई सारे को पढ़ना पड़ेगा, आपको करनी है स्टडी दबा के एकदम 8 घंटे कम से कम। लेकिन आप जो आप सोच रहे हैं, बात समझना, थॉट जो आपका है और जो फीलिंग यानी थॉट समझना, और प्लस आप इमोशन ऐड कर लो। विचार आपका है टॉप बनने का, इमोशन सारे टॉप बनने का, विचार है टॉप बनने का, लेकिन आप काम वैसा कर नहीं रहे हो, तो उससे क्या होगा, इमोशन और थॉट जो है दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मान लो दिल में कुछ और है, कहे कुछ और रही है, तो फिर एसोसिएशन कैसे होगा मेरे भैया, डिसएसोसिएशन हो जाएगा ना यार, है कि नहीं। तो दिल और दिमाग दोनों जब कहें तो एसोसिएशन होता है। तो वैसे समझ लो, पढ़ना पड़ेगा तभी तुमको सफलता मिलेगा, है कि नहीं। तो थॉट एंड इमोशन में एसोसिएशन होना कंपलसरी है मेरे लाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पूछ रहा है, वी पोएट्स इन आवर यूथ बिगिंस इन ग्लैडनेस बट देयर ऑफ कम इन द एंड डेस्पोडेंसी एंड मैडनेस। साथ में हम लोग रहे हैं, मस्त माहौल बनाए हैं, लेकिन अंततः क्या हुआ है, डिस्पोडेंसी और मैडनेस में आ गए हैं। तो whom वर्ड्सवर्थ डिड नॉट रेफर हियर एज वी, यहाँ पर टर्म वी लगाया गया है, और वी में कौन सा ऐसा राइटर है जो इसमें नहीं आता है। तो ये भी लाइन आपको समझना है, रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस की लाइन है लीच गैदर की, वहीं से सीधा टेक्स्ट लिया गया है, वहां पर इन्होंने वी बोला है, वी पोएट्स। तो यहाँ पर कौन सा पोएट्स वी में नहीं आता है। थॉमस चैटरटन आते हैं भैया जी, आते हैं। रॉबर्ट ग्रीन देख लो भैया, रॉबर्ट बर्न्स आते हैं हिमसेल्फ यानी वर्ड्सवर्थ खुद ही है तो आते हैं। बचा कौन, रॉबर्ट ग्रीन, ये नहीं आएंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसमें देखो लास्ट वाले में क्वेश्चन नंबर 16 था, जिसका आंसर यही रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस होगा, उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना, ठीक। हाँ, क्योंकि उसमें थॉमस एडिसन और रॉबर्ट बर्न्स आते हैं। चलो वेरी गुड। अगला है, whom वर्ड्सवर्थ डज रेफर इन रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस एज द स्लीपलेस सोल। जो रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस है उसमें किसको ऐसा स्लीपलेस सोल बोलते हैं, क्या वो मैरी हचिंसन है, क्या वो डोरोथी वर्ड्सवर्थ है, क्या वो थॉमस एडिसन है, या फिर रॉबर्ट बर्न्स है। क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में चिपकाओ। राइट आंसर होगा रॉबर्ट बर्न्स। अच्छा, इसमें एक और वर्ड आता है, आपको बताना है, द मार्वेलस बॉय। द मार्वेलस बॉय किसको बोला गया है रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस में, वो भी आपको कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक, लिखना। चलो वेरी गुड। अगला है, वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम, आई हियर द स्काई लार्क बार्बलिंग इन द स्काई। ये जो लाइन है, आई हियर द स्काई लार्क बार्बलिंग इन द स्काई, ये कहाँ से लिया गया है, क्या ये टू अ स्काई लार्क है,
क्या ये टू द स्काईलार्क है, या फिर टू द नाइटिंगेल, या फिर रेजुलेशन इंडिपेंडेंस है? क्या आंसर होगा? तो पहली नजर में क्या होगा? पहली नजर में तुमको बस स्काईलार्क दिखेगा, तो या तो आप बोलेंगे अच्छा टू आ स्काईलार्क है, कौन सा लिखा है वर्ड्सवर्थ ने, उसमें आप कंफ्यूज जाओगे। लेकिन ना तो ये, ना तो बी, ना तो सी, कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर है डी। इतना क्लोज करेंगे तो यहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा भाई। आप में से कोई पहुंचा हो तो बताओ ईमानदारी से बताइए। ऊपर दो में ही मैंने आपको लटका दिया। देखो ध्यान ध्यान में, ये भी एक स्मार्टनेस होती है। जब भी ऐसी कोई सिमिलर लाइन जो ऑप्शन से मैच करती होगी वो दी होगी, और जब वो दी होगी तो आप ये ध्यान रखना, कहीं भी चेक कर लेना, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो वो हमेशा आपको उसके ऑप्शंस ए और बी में ही मिलेंगे। उसका राइट आंसर हमेशा या तो सी हो गया तो डी होगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं वो चाहते हैं कि लल्ला तुम ऑप्शन नंबर ए और बी में आकर के फंस जाओ, सही वाले तक पहुंचो नहीं, क्योंकि तुम मैच करोगे ऊपर वाली लाइन स्काईलार्क या कुछ ऐसा मिलता जुलता है तो तुम उसी में खेलते रह जाओगे, जबकि आंसर क्या होगा? अलग ही होगा। आता है ना, ये खुद का अनुभव है। इतने सारे मैंने एग्जाम्स दिए हैं, सब में मैंने इस चीज को नोटिस किया है। अगला है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर प्रोफेशन। अब इसमें देखेंगे जस्टिस, आप जानते हैं प्ले है गॉल्स वर्दी का, तो उनमें जो करेक्टर्स दिए हैं उनके प्रोफेशन को लेकर के यहाँ पर मैच कराना है कि कौन सा करेक्टर किस प्रोफेशन के साथ मैच नहीं करता है, ये ध्यान देना है आपको। देखो इसमें एक करेक्टर आता है स्वीडल, ये ऑफिस बॉय है। दूसरा एडवर्ड क्लीमेंट, क्या ये डॉक्टर हैं? तीसरा है फ्लॉयड, ये लॉयर, क्या है? लॉयर हैं। चौथा है विस्टर यानी कि डी विस्टर, ये डिटेक्टिव है कि नहीं है? तो ये तो आई होप आपको बड़ा आराम से पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्लॉयड लॉयर नहीं बल्कि ये जस्टिस है। चलिए आगे देखते हैं। यह पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, किनके बारे में? तो हमारे गाल्सवर्दी महोदय जी के बारे में। तो लिखा है वांट टू अ प्रॉस्परस अपर मिडिल क्लास फैमिली, क्या ये अपर मिडिल क्लास फैमिली? देखो अंडरलाइन कर लिया करो की पॉइंट को और उस पर फोकस करो कि ये सही है या गलत है। दूसरा है बी में बोल रहे हैं ही ज्वाइन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक सोसाइटी, क्या इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक सोसाइटी को ज्वाइन किया था? ये पॉइंट देखना है। तीसरा है गाल्सवर्दी पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वर्क ऑफ फिक्शन इन 1897, इनका जो पहला वर्क आता है फिक्शन को 1897 में आता है क्या? ये देखना है। चौथा देखना है ही कॉल्ड फ्रॉम द फोर विंड्स दैट ड्रीडफुल लिटिल बुक, क्या गाल्सवर्दी जी ने ये जो वर्क देख रहे हैं फ्रॉम द फोर विंड्स, इसको इन्होंने बोला है दैट ड्रीडफुल लिटिल बुक? तो इसमें देखते हैं। तो हाँ अपर मिडिल क्लास से थे, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर कैम्ब्रिज नहीं है, बल्कि कैम्ब्रिज के बजाय क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था मेरे लाल? ऑक्सफोर्ड होना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है ना। अच्छा आपको बताना है ये जो आप देख रहे हैं फ्रॉम द फोर विंड, इस बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, एक कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक। अगला है विच सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा इसमें सेंटेंस करेक्ट नहीं है। आपको पता है कि भाई एरर वाले भी आते हैं, तो आपको ढूंढना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। इसमें लिखा आई हेयर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स, पहला है। दूसरा यू नीड नॉट वर्क हार्ड, तीसरा है ही हैड बेटर गो नाउ, चौथा है इट बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। तो कौन सा है? इसको देखो, पढ़ो, समझो कौन सा इसमें है, क्या हो सकता है आंसर है। चलिए तो इसका देखिए, हमको पता है नीड नॉट के बाद टू नहीं आता, तो ये भी सही है। हैड बेटर के बाद में भी नॉट मतलब टू नहीं आता, तो ये भी सही है। और बीइंग अगर खाली लिखा होता तो गलत हो जाता है, इट लगा, ये भी सही है। तो इसमें हर्ड हिम के बाद क्या लगा? टू लगा, टू नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ लिखा है मोहन मूव्ड डॉट 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 टीयर्स एट द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, मतलब उसके फ्रेंड की डेथ हो गई तो बेचारा आंसू उसके भर आया, तो क्या होगा? मूव्ड विद होगा, मूव्ड टू होगा, मूव्ड बाय होगा, मूव्ड फ्रॉम होगा। तो हमेशा याद रखना मूव्ड टू टीयर्स होता है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूव्ड टू टीयर्स हो जाएगा। आगे पूछा है वी आवर्स, इस वी आवर्स का मतलब क्या होगा? इसमें आपको देखना है क्या वो गोल्डन टाइम होता है, क्या वो हैप्पी टाइम है, क्या वो डॉन है, क्या वो मैटनी है। मैटनी शो जानते हैं, शाम वाला समय। क्या होगा बताओ भैया जी इसमें? तो इसका राइट आंसर होगा एट डॉन, सुबह वाला समय, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं बुरारा, बुरारो है। इसे पूछा गया है कौन सा जो है स्टेटमेंट सही नहीं है, करेक्टली जो है वन वर्ड मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें आपसे देखना है लवर, ये लवर लिखा है भैया, लवर, ठीक है। लवर ऑफ गुड फूड तो गवर्नमेंट बोलते हैं। कॉन्शर ऑफ फूड गवर्नमेंट बोलते हैं। अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया चौविनिस्ट बोलते हैं। और अ गर्ल हु फ्लर्ट्स विद मैन फिल्दी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया जी? इसका आंसर हो जाएगा डी, यही सही नहीं है।
ठीक है ना। हाँ चलो आगे देखते हैं। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद एनिमल एंड देयर बेबीज। हाँ इसमें एनिमल्स भी दिए गए हैं और उनके बेबीज के नाम उनके सामने दिए गए हैं, कौन सा सही से मैच नहीं कर रहा है वो आपको बताना है। तो देखो ये क्वाइल है, चिक है, पिजन है, स्क्वैब है, चिंपैंजी है, चिक लिखा है, डंकी है, फोल लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ये चिंपैंजी का चिक नहीं होता है बल्कि इन्फेंट होता है। बाकी चिक जो है आपका हेमिंग बर्ड का भी होता है, ऊपर भी कोयल का भी दे रखा है, ठीक है। ये तो आंसर हो जाएगा इसका सी। पूछा गया है इसमें प्लूरल वर्ड बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, मतलब सभी के सामने लिखे हैं सिंगुलर और प्लूरल, तो कौन सा सही से मैच नहीं है। इसमें लिखा है ऑक्स का ऑक्सिन, एल्यूमिनस का एल्यूमिनी, फंगस का फंगी और फंजाई, और फोकस का फोकीज। तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा डी, फोकस का फोकी होता है, फोकीज नहीं होता है। अब इसमें पूछा गया विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा वर्ड जो है करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया, यानी कि 3 गलत होंगे अभी एक सही होगा। सेपरेट बोला गया है, रिसीव बोला गया है, नेसेसरी बोला गया और अकोमोडेशन है। तो क्या आंसर सही होगा? इसका आंसर सही होगा डी, अकोमोडेशन। नेसेसरी में यहाँ सी गलत है, यहाँ पर ई पहले आना चाहिए आई बाद में, और यहाँ पर ई की जगह पर ए होना चाहिए। आगे बात करते हैं इन विच कलेक्शन द फोनिक्स एंड द टर्टल वॉज पब्लिश्ड। फोनिक्स एंड टर्टल जो है किस वाले कलेक्शन में आता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है ये लवर्स मार्टर लिखा है, लवर्स, ठीक है, लवर्स। द पैशनेट पिलग्रिम, फर्स्ट फॉली 1623, और इसमें डी। तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, लवर्स मार्टर है, और उसका इसको लिखा है रॉबर्ट चेस्टर ने, ठीक, उसके वाले बर्थ में ये पोएम आती है। और ये 29 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर पूछा है, इन विच कंट्री द प्ले अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम इज सेट। इस तरीके से प्रश्न बना लिए जाते हैं कि कौन सा प्ले कहाँ सेट है, तो इसके बेस पर भी आपको ध्यान देना है, हो सके तो बना लेना। जैसे कि आपको पता है भी मैकबेथ कहाँ सेट है, हैमलेट कहाँ है, किंग लियर कहाँ है नहीं, तो उसको भी मैच करा सकते हैं। बाकी आपको क्या करना है, इनके जो क्लाउन्स दे रखे हैं ना, क्लाउन आपको कर लेने हैं, और बाद में कौन से प्ले में, बात समझना मेरी, कौन कौन से प्ले में कौन कौन सा सीन है ना, उनको भी प्ले के सामने अलग अलग करके लिख लेना। तो अगर कभी सीन होने से प्रश्न आ जाएगा तो हो जाएगा। बाद में क्या करूंगा, ऐसे कराते कराते फिर मैं आपको जो किस एक्ट सीन में कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है वो भी मैं आपको यहीं पर करा दूंगा, कौन सा इंपॉर्टेंट कोटेशन है वो भी मैं आपको अलग से कोटेशन करा दूंगा। तब मैं केवल क्विज में नहीं कराऊंगा, एक कोटेशन का अलग ही मैं आपके लिए बना दूंगा पीडीएफ, है ना, और यहीं पर आपको लाइव में ही आपके लिए इंपॉर्टेंट कोटेशन जिस वर्क से जो भी आते हैं विद एक्ट सीन और उनका किसने स्पीच बोला उन सब का मैं आपको यहाँ पर एक बार रिवीजन करा दूंगा। लेकिन कब कराऊंगा? जब आपका एग्जाम नजदीक होगा तब। इससे क्या होगा कि इतने सारे स्टेटमेंट होंगे एक बार में तो आपको याद नहीं होंगे, तो एट द एंड अभी तक आप पढ़ ही रहे होंगे, बाद में क्या करेंगे एक एज अ रैपिड रिवीजन के रूप में वो आपका काम करेगा, तो आपको याद हो जाएंगे जब एक बार वो चीजें देखेंगे लाइंस, है कि नहीं। तो अभी अपने आप करते रहिएगा, बाद में हम यहाँ करा देंगे। चलिए, तो कहाँ इसमें सेट है मिडसमर नाइट ड्रीम? क्या वो डेनमार्क है, लंदन है, एथेंस है, इजिप्ट है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एथेंस। और भैया जी ये रहा लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, है ना। बहुत देर से हम लोग कौन बनेगा करोड़पति खेल ही रहे थे, ये लास्ट सवाल है आज का, आंसर दे दीजिएगा। विच वर्क इज नॉट इंस्पायरेशन फॉर द प्ले अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जिसका कोई लेना देना नहीं, जिससे इंस्पिरेशन ना मिला हो मिडसमर नाइट ड्रीम को, तो कौन सा है? क्या वो ओविड का मेटामॉर्फोसिस है, क्या चौसर का द नाइट्स टेल है, या एडमंड स्पेंसर का एपिथेल्मियन है? किस वर्क से जो है कोई लेना देना नहीं है मिडसमर्स नाइट ड्रीम का, जहां से इंस्पिरेशन इसने ना ली हो? तो हमको बताना है। देखिए मेरे हिसाब से आप क्या आंसर लगा रहे हो बताऊं? आप लगाएंगे बी, मैं देख रहा हूँ समझ रहा हूँ, लगाया होगा आपने बी, लेकिन का सही आंसर क्या होगा? डी, सबसे है, ठीक है, और नन ऑल आर करेक्ट नीचे वाले से, तो चौथा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, आपको नए क्वेश्चंस मिले होंगे। अगर नए आपको क्वेश्चंस मिले हैं और आपको ये सीरीज अच्छी लगी है, पसंद आ रही हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है, और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले सीरीज में अगले नए नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम भाइयों।